हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज है उसका 34 के सेट को डिस्कस करेंगे, जो 24 मार्च 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्या है? तो हो जाएगा 34.96 लाख करोड़। याद रखेंगे। नेक्स्ट है तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किस बजट में किया गया है? तो याद रखेंगे कि 2025-26 के बजट में तूर दाल, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला नया यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह आसाम के नामरूप जिले में स्थापित किया जाएगा और यह यूरिया संयंत्र जो है 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा किस योजना के तहत की गई है? तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की जो घोषणा की गई है यह स्किल इंडिया मिशन के द्वारा की गई है। याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान जो शुरू किया गया था यह 2014 में नई दिल्ली से शुरू किया गया था। उसके बाद एक वंदे भारत जो ट्रेन शुरू किया गया था 2019 में शुरू किया गया था, और जो बेटी बचाओ अभियान जो शुरू किया गया था यह 2015 में पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो सरकारी स्कूलों में जो है 50,000 टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्नत ऋण की राशि को बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है उन्नत ऋण की राशि को बढ़ा करके 30,000 कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में किस हवाई अड्डे का विकास करते हुए उसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा घोषित किया जाएगा? तो यह है पटना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जो पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के लिए बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया है? तो वर्ष 2025 के लिए जो बजट पेश किया गया है यह किया गया है 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आयकर कितना टैक्स देना होगा? तो नए आयकर के दर के अनुसार जो है 24 लाख से अधिक अगर इनकम होगा तो टैक्स जो लगेगा 30% लगेगा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर विकास योजना को किस बजट के दौरान शुरू किया गया है? तो पूर्वोत्तर विकास योजना को जो है 2024-25 के बजट के दौरान शुरू किया गया है, जिसमें 5 स्टेट को शामिल भी किया गया है। अगला है अगला क्वेश्चन है कि सामान्य बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है और आर्थिक सर्वेक्षण को कब से बजट के अलग पेश किया जाने लगा है? तो 1964 में जो है आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग पेश किया जाता है। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम किसान योजना के लिए आवंटित राशि कितनी है? तो बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम किसान योजना के लिए आवंटित राशि है यह है 90,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि बजट 25-26 के तहत मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मखाना बोर्ड की जो स्थापना की जाएगी यह बिहार में की जाएगी। याद रखिएगा 2025-26 के बजट के अकॉर्डिंग मखाना बोर्ड की जो स्थापना है यह बिहार में की जाएगी। नेक्स्ट है कि कौन सी योजना किसानों के लिए फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित है? तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है यह फसल बीमा कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट रिवीजन सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन बताए गए हैं? तो बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन बताए गए हैं।
नेक्स्ट है पीएम धन धान्य योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे। तो पीएम धन धान्य योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है केसीसी की लोन राशि 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड है, इसकी लोन राशि बढ़ा करके 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत कब हुई है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत जो हुई है ये 2025 में की गई है। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत 2025 में की गई है। नेक्स्ट है गीग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत किया जाएगा। तो गीग श्रमिकों की जो देखभाल किया जाएगा यह जन आरोग्य योजना के तहत किया जाएगा। और जन आरोग्य योजना का शुरुआत 2018 में रांची झारखंड से किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है एमएसएमई के तहत गारंटी ऋण को 5 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। तो एमएसएमई के तहत जो है गारंटी ऋण को 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो पांडुलिपि के संरक्षण के लिए भारत ज्ञान मिशन की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे कि पांडुलिपि के संरक्षण के लिए भारत ज्ञान मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है उड़ान योजना के तहत किसने अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क बढ़ाया जाएगा। तो उड़ान योजना के तहत जो है 120 अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क को बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को कब रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया था। तो सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को जो है 1965 में रैमन मैग्सेसे दिया गया था। याद रखेंगे 1965 में जयप्रकाश नारायण को सार्वजनिक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषतः मिस्र से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग खमसीन बोलते हैं। याद रखेंगे कि सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषतः मिस्र से जो गर्म हवाएं चलती है उसको खमसीन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेरीनाग में एक अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया है। तो वेरीनाग जो झील है वहाँ वेरीनाग जगह भी है, अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 1931 का समर्थन किया गया था। तो यह जगह कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसमें गांधी इरविन समझौता 1931 का समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो ये होता है प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति है इसके जो सदस्य होते हैं यह सत्ताधारी दल के सदस्यों में से एक होते हैं। नेक्स्ट है अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है वह ब्रोमीन होती है, और ऐसा धातु जो विद्युत का कुचालक होता है वह सीसा होता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। याद रखेंगे ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब और किसे प्रदान किया गया था। तो सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1958 में विनोबा भावे को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। तो हो जाएगा भाग 4 आर्टिकल 51 में दिया हुआ है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था तथा इसमें कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो हो जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था यह हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था। अगला है इसमें मिलान करना है। पहला है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा का स्थापना रामचंद्र के द्वारा 1920 में किया गया था। उसके बाद जो है आंध्र प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1928 में किया गया था और यह किया गया था एनजी रंगा के द्वारा। याद रखेंगे कि एनजी रंगा के द्वारा आंध्र प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1928 में किया गया था और बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना
1929 में किया गया था। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना किया गया था यह 1936 में किया गया था। नेक्स्ट है कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि संवाद कौमुदी के लेखक जो हैं राजा राम मोहन राय ही हैं। नेक्स्ट है प्रथम व्यक्ति या समाज सुधारक जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, ये हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट है बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन जो है की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल में युवा आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी यह की गई थी यंग बंगाल आंदोलन 1826 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे, यह बिल्कुल सही है। अगला है गौरक्षणी सभा का संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती थे। और हिंदू महासभा के जो संस्थापक हो जाएंगे यह मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, तो इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। वही विश्व भारती जो है इसके संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। याद रखेंगे कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, गौरक्षणी सभा के दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे और विश्व भारती के जो संस्थापक हो जाएंगे ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस एक्ट के तहत जो है विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़कों की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष निर्धारित की गई है? तो हो जाएगा शारदा एक्ट। याद रखेंगे कि शारदा एक्ट के तहत जो है विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा दास्ता को प्रतिबंधित किया गया तथा किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो याद आएगा अधिनियम 1833 के द्वारा दास्ता को प्रतिबंधित किया गया था और यह 1843 में एलन बरो के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति जो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाई गई थी। याद रखेंगे राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के सदस्यों की निरहता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत के सदस्यों के निरहता से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 के एफ में वर्णित है। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है यह अमाशय में होता है। याद रखेंगे। और जो ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति और फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो होता है इसको सोहन संस्कृति और फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस काल में मानव का पहला अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट है कि इतिहास के किस कालखंड को धातु काल भी कहा जाता है? ये हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, जिसे धातु काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन सा है तथा कहाँ अवस्थित है? तो मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय जो है यह भोपाल में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी संग्रहालय। याद रखेंगे इंदिरा गांधी जो म्यूजियम है भोपाल में अवस्थित है, यह मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले खनिजों पर विचार कीजिए। पहला है ऑक्सीजन, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहीं पृथ्वी पर जो उपधातु है सबसे अधिक सिलिकॉन पाया जाता है, और धातु में देखा जाएगा तो एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है। और बाकी ऑप्शन आयरन दिया हुआ है और कैल्शियम दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से
इनकी प्रचुरता का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है, और फिर आयरन पाया जाता है, और फिर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज पाया जाता है। अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा उपधातु धरती पर क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन हो जाएगा। वहीं धातु की बात की जाएगी तो वह एल्युमिनियम हो जाएगा, और तत्व की बात की जाएगी तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में चेन्नई को जाना जाता है। याद रखेंगे कि भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में चेन्नई को जाना जाता है। नेक्स्ट है, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा जो है संयंत्र, यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, यह हो जाएगी नागफा भाखड़ी परियोजना, यह हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, नागपा भाखड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी, जो भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है तथा ये किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? तो भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील जो हो जाएगी, यह चोलामू झील हो जाएगी, जो कि सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में नाथुला भी है और जलेपला भी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सा पठार है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट है, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग या हिमालय के कौन से भाग में आते हैं? तो शिमला, कुल्लू, मनाली और दार्जिलिंग जो है ये हिमालय के मध्य हिमालय भाग में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत की किस पर्वतीय श्रृंखला के दक्षिणी भाग में पाल घाट अवस्थित है? तो पाल घाट जो है यह नीलगिरी पर्वत में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के अपवाह तंत्र के अनुसार जो है नदियां मुख्य रूप से कितने स्थानों पर समाप्त होती है? तो हो जाएगी अरब सागर हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है सर्दियों में जो वर्षा होती है यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के किन राज्यों को लाभ होगा? तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र जो है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित है? तो दुर्गा देवी जो पर्यटन क्षेत्र है यह उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या सैंडल हिल अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक या सैंडल हिल, यह जो हो जाएगा उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, रामेश्वरम नामक प्रमुख तीर्थ स्थल किस द्वीप पर स्थित है? तो रामेश्वरम नामक प्रमुख जो तीर्थ स्थल है यह पंबन द्वीप पे स्थित है। याद रखेंगे, रामेश्वरम जो है पंबन द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट है, निशी जनजाति उत्तर पूर्व के किस क्षेत्र में निवास करती है? जो निशी जनजाति है यह अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। याद रखेंगे, निशी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख को भारत में छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण चौड़ाई वाला 3 खंडों वाला मैदान है, और ये 3 खंड कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे कोंकण हो जाएंगे, फिर कन्नड़ हो जाएगा और फिर मालाबार हो जाएगा। जो केरल के पास का तट है उसको मालाबार तट बोला जाता है, वहीं जो गोवा महाराष्ट्र वाला है उसको कोंकण तट बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, जिसे हम लोग बोलते हैं नवाहा सोहा बंदरगाह। नेक्स्ट है, हमारे पृथ्वी पर लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है?
तो हमारी पृथ्वी पर लघु ज्वार भाटा बनने का जो कारण होता है यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का समकोणीय होना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो देखते हैं, ब्राजील की जलधारा जो हो जाएगी गर्म जलधारा, गल्फ भी गर्म होती है, फॉकलैंड जलधारा जो है यह गर्म जलधारा है, याद रखेंगे। सॉरी, एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद क्यूरोसियो जो है यह ठंडी जलधारा है। सॉरी, क्यूरोसियो गर्म जलधारा है। इसमें सिर्फ फॉकलैंड जो हो जाएगा यह एक सिर्फ ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायिका वाले किस एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? यह हो जाएगा लद्दाख। और यह साधारण विधेयक से ही पास करके बनाई गई थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 में। इसके द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, यानी नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, संघ शासित प्रदेशों के मामलों में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो संघ शासित प्रदेशों के मामले में कोई भी कानून बनाने का जो अधिकार होता है यह संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद कानून बना करके संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान कर सकती है? तो हो जाएगा आर्टिकल 241 का क्लॉज 1 हो जाएगा। याद रखेंगे कि आर्टिकल 241 के क्लॉज 1 के तहत जो है संसद कानून बना करके संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया गया और जिसे दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव के नाम से जाना गया है? यह हो जाएगा आर्टिकल 240। अनुच्छेद 240 के प्रयोग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 7 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त किया गया है? तो संविधान का जो भाग 7 है इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त किया गया है। याद रखेंगे, इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, 1956 के राज्य पुनर्गठन से पूर्व भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 1956 के पूर्व 56 के राज्य पुनर्गठन से पहले जो है भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन 1991। जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने के लिए शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? तो राज्यसभा में भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें दिल्ली शामिल है और पुडुचेरी शामिल है। अगला है, किस वर्ष संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार दिया? तो हो जाएगा 1962 में। 1962 में जो है संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट है, कानून, धन, बजट, सेवाओं और प्रशासकों की नियुक्ति सहित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए जो है कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है? तो हो जाएगा गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है कि भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था, यह हो जाएगा पुडुचेरी। याद रखेंगे कि पुडुचेरी जो है यह फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव तथा दादर और नगर हवेली को एक साथ मिलाने से संबंधित अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 2019 में लाया गया था और इसे 2020 में जो है 26 जनवरी को एक में मिला दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार को कौन सी रेखा भौगोलिक रूप से अलग करती है? तो हो जाएगी
10 डिग्री चैनल। याद रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल जो है भौगोलिक रूप से अलग करती है।